की रेड भी करनी हो तो पहले सर्च वारंट लेकर आना पड़े, या मैजिस्ट्रेट का या कोई भी ऑफिसर का सर्च वारंट होना चाहिए। और सर्च वारंट लिए बिगर ये लोग आए हैं, राइट। आज जो भी यहाँ से माल सीज करेंगे वो माल का लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक उसकी कॉपी आश्रम को देनी पड़ेगी, और वो आज गांधीनगर कोर्ट में इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और गांधीनगर कोर्ट से कायदे का ऑर्डर लेकर फिर ये कहीं भी ले जा सकती है। बाकी ये सब अपना जो चला रहे हैं वो इलीगल है हकीकत में। भारत देश की अचल संपत्ति देश के संत ही रहे हैं। इस बात का इतिहास गवाह रहा है कि चाहे वो समय स्वामी विवेकानंद जी का रहा हो या फिर भगवान गौतम बुद्ध का, इस देश का नाम ऊंचा करने में संतों की भागीदारी रही है। लेकिन यह भी सच है कि भारत देश को कुचलने वाली संस्थाएं भी काफी अरसे से सक्रिय रही हैं। कभी शंकराचार्य को आरोपी बनाकर दिवाली की रात गिरफ्तार किया जाता है और फिर बाद में वो निर्दोष साबित होते हैं। कभी 85 वर्ष के संत कृपालू जी महाराज के ऊपर यौन शोषण जैसे घिनौने आरोप लगा दिए जाते हैं, पर जांच पड़ताल में कुछ साबित नहीं होता। कभी स्वामी नित्यानंद की एक अश्लील सीडी मीडिया में प्रचारित की जाती है, फिर जांच में वो सीडी फर्जी निकलती है और स्टार विजय चैनल को 1 महीने तक हर 2 घंटे में माफीनामा चलाने की सजा दी गई। सिर्फ आरोपों के आधार पर भारतीय संस्कृति के मार्गदर्शक संतों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, परंतु आरोपों के पीछे के षड्यंत्र को समाज के आगे उजागर नहीं होने दिया जाता। संत आसाराम बापू पर लगे आरोपों के बाद ये बहस एक बार फिर से छिड़ गई है कि सनातन काल से ही चली आ रही संत परंपरा पर आखिर चोट क्यों की जा रही है। साजिश इतनी बढ़ती जा रही है कि असामाजिक तत्व 10 से 15 साल पुरानी बातें लेकर मैदान में कूदते जा रहे हैं। ये तो दुनिया भी साफ साफ समझ रही है कि अगर कोई घटना 12 साल पहले हुई हो या ना हुई हो, उसका जिक्र आज क्यों किया जा रहा है। Do you understand? You see, 13 years before, 12 years before, some incident happened, some lady comes and tells, will you believe that lady or a man who has given his whole life to the world for that? You understand? 2002 they are saying. They all know very clearly it won't stand in the court. Because 2002, first of all, impossible for a woman to keep quiet for 11 years. 2002, now it is 2013. After 11 years they come out and file this false case. Say police also knows it won't stand in the court. And I tell you, they may not even file charge sheet on this case. जरा इनकी हास्यास्पद एफआईआर पर नजर डालते हैं। बड़ी बहन बताती है कि उसके साथ 2001 में तथाकथित घटना घटी थी। 2002 में उसकी छोटी बहन आश्रम में रहने आई थी। अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो तो क्या वो चाहेगी कि उसकी छोटी बहन के साथ भी ऐसा ही हो? कभी नहीं। सवाल उठता है कि इस महिला ने अपनी छोटी बहन को आश्रम में आने से क्यों नहीं रोका? अगर वो सच कहने से डर रही थी तो वो कुछ भी बहाना बनाकर उसे आश्रम में आने से मना कर सकती थी, पर ऐसा उसने नहीं किया। आखिर क्यों? एफआईआर में उसने बात लिखी है, वो अगर सच होती तो इससे आश्रम छोड़ना अपेक्षित था, लेकिन लड़की आश्रम की वक्ता बनी, प्रवचन किया, मंच पर से हजारों भक्तों के सामने बापूजी के गुणगान गाती रही। गुरु विष्णु भगवान पालन करते, इसी तरह हमारे सदगुरु देव भी सभी भक्तों के हृदय में जो भक्ति देवी वास करती है, श्रद्धा देवी है, वो भक्ति और श्रद्धा का वो पालन करते हैं। गुरु भोलेनाथ है, साक्षात महेश्वर है, त्रिपुरारी है, त्रिपुरारी सृष्टि का संहार करते हैं। इसी तरह सद्गुरु भी भक्तों के हृदय में जो काम, क्रोध, अहंकार रूपी राक्षस है, उनका संहार करते हैं। उनसे गुरु भगवान की वंदना करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ जाते हैं। अगर दोनों बहनों के साथ बलात्कार हुआ तो क्या शादी के बाद उनके पतियों को भी इस बात का पता नहीं चला? और अगर पता चला तो ये बात 2013 तक क्यों छिपाई गई? मेरा सवाल ये है कि 2002-2004 में अगर हादसा हुआ है उन बच्चियों के साथ,
तो अब तक चुप क्यों थी और अब बोल रही हैं तो क्यों बोल रही हैं? दूसरी बात, अगर उन्हें ये लगता है, वो एंकर बोल रहे थे कि मैडम वो डरी हुई थी इसलिए नहीं बोल रही थी, तो मैंने कहा फिर डर अब किसने निकाल दिया? तो बोले कि हम सब आवाज उठा रहे हैं इसलिए उठा दिया। तो मीडिया वाले तो 2008 में भी शुरू हो गए थे बापू के खिलाफ, तब भी तो वो सामने आ सकती थी, तब तो नहीं आई। दूसरी बात है कि अगर एक रेपिस्ट है बापू, अगर एक रेपिस्ट है नारायण साईं, तो इनके पास करोड़ों लोग साधक बन के क्यों आ रहे हैं? आरोपों का सिलसिला यूं ही चलता चला गया। कभी छेड़खानी, कभी बलात्कार, कभी मारपीट, तो कभी कुछ और घिनौने आरोप भी मढ़ दिए गए, जैसे पूरे देश में सिर्फ एक ही मुद्दा बचा हो। बट जरा मेरे सवाल का जवाब दे दिया जाए कि पिछले 20-25 दिनों से जिस तरीके से आसाराम के मसले पर स्टूडियो के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे और तमाम जटाजूटधारी बाबाओं को बुलाकर, साइकोलॉजिस्ट को बुलाकर, सेक्सोलॉजिस्ट को बुलाकर जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, क्या इस देश के अंदर सबसे बड़ी खबर वही है? क्या सेक्स को बेचने की कोशिश नहीं की जा रही है? और क्या मीडिया इसके लिए, अगर टेलीविजन चैनल अभिशप्त नहीं है और क्या वो गलती नहीं कर रहे हैं, हम उसको जस्टिफाई कब तक करते रहेंगे? कुछ मीडिया चैनलों में आसाराम बापू और नारायण साईं पर आरोप सिद्ध हुए बिना ही उन्हें गुनहगार मान लिया गया और उनको सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने की व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर दी गई। आपने धमकी दिया नारायण साईं को आपने धमकी दिया, मान लीजिए आपने धमकी दिया, धमकाने लायक है वो, धमकाने लायक है, आपने कहा 24 घंटे धमकाने लायक है ना? हाँ बिल्कुल धमकाने लायक, जानता है कि हाँ बिल्कुल धमकाने लायक, मान लिया मैंने, मान लिया। अगर आसाराम जैसे मुजरिमों को पकड़वाने के लिए मुझे धमकी देनी पड़े, ब्लैकमेलिंग करनी पड़े तो मैं करूंगा। पूरे देश देख रहा है, आप मैं करूंगा। आज आपका फोन खुल गया। मैंने सोचा कई बार, भगवान शंकर जी हैं, उनके बदन पे हमेशा सांप और बिच्छू क्यों लपेट के रहते हैं? तो ये बहुत सारे जो कुप्रचारक हैं, जो बापूजी के यहाँ रहे और अन्न खाया, ज्ञान लिया, अपने जीवन को बनाने के बाद ऐसे बन गए, आज वही टेलीविजन में आके कुप्रचार कर रहे हैं। मेरे को तो यही वो शंकर जी के सांप और बिच्छू दिख रहे हैं। लेकिन जैसे बिच्छू और सर्प शंकर जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ये सारे कुप्रचारक भगवान बापूजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि अपने ही बिगाड़ कर रहे हैं। जैसे भोलानंद जी हैं, तो भोलानंद गुप्ता का जो है वो पर्दाफाश हो गया। अब वो जम्मू में पुलिस के द्वारा अरेस्ट हैं और उन्होंने ये षड्यंत्र किया। उन्होंने कबूल किया है कि मीडिया ने मुझे मजबूर किया और पैसे दिए इस षड्यंत्र को करने के लिए। इस बात को मीडिया क्यों नहीं प्रकाशित कर रहा है? इस बात को ये जो मीडिया वाले चिल्लाते हैं 6-6 घंटे, ये क्यों नहीं दिखाते हैं? ये भी मेरा एक प्रश्न इस मंच से है। अब हमारे बीच में मीडिया के ही एक वरिष्ठ बंधु, परम माननीय, भारत में जिनकी बड़ी ख्याति है, ऐसे श्रीमान अवधेश कुमार जी से मैं निवेदन करता हूं 5 मिनट में अपना संदेश देंगे। 5 मिनट का समय क्यों बांधते हैं आप? कोई भी लड़ाई जो है ना, समय की सीमा में होती नहीं है। घनश्याम जी हमारे पुराने मित्र हैं ये, और मैं इनको कंप्यूटर बाबा कहता रहा और हमारे इनके बीच चलता रहता है। और अपने जीवन में मैं अपनी बात आरंभ करूं। सम्मानित मंच, उपस्थित मित्रों, मेरा यहां आना और इस मंच से बोलना ये अपने आप में एक घटना है। मैं यहां न तो आयोजकों द्वारा बुलाया गया हूं, न उनके द्वारा लाया गया हूं। अपने सम्मानीय मित्र, और चूंकि अब स्वामी के होने के कारण और देश के बारे में चिंता और लगातार करते रहते, इसलिए हमारे आदरणीय भी हैं। मैं चक्रवाणी जी के आग्रह या आदेश जो भी कहे उस पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, ये समय मैं समझता हूं कि आप सबके जीवन के लिए सबसे गहरी चुनौती का समय है, और चुनौती से मुकाबला करने के लिए आवश्यक होता है कि हम उसको गहराई से और पूरी तरह समझें कि स्थिति क्या है। अगर इस समय अवधेश कुमार या अखिलेश तिवारी जी, कई बार हम लोग सामने रहते हैं और इनकी सुरीली आवाज़ सुन के भी हम लोग मुग्ध होते रहते हैं। मेरी आवाज़ आपके जैसी नहीं है, शायद मैं उतना साधक नहीं हूँ। मेरी आवाज़, कई बार मेरे गला भी बंद हो जाते हैं चीखते और चिल्लाते हुए। तो लेकिन मैं अगर ये कहूँ इस समय कि हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा खतरा आया है, उससे आसाराम बापू और नारायण साईं पर लगे हुए मुकदमे खत्म नहीं होने वाले हैं।
मैं अगर ये कहूं कि इसमें विदेशी षड्यंत्र है, इसमें ईसाई मशीनरियों का षड्यंत्र है, उससे सूरत के कमिश्नर राकेश अस्थाना की आवाज और वो जो लगे हुए फोटो हैं वो बंद नहीं होने वाले हैं। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि ये कितना 22 अगस्त से ये मामला देश के सामने है, आप सब खड़े हैं। जो लोग चल रहे हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, जहां है वहीं जरा रुक के थोड़ी बात कर लीजिए अगर आपको संघर्ष करना है तो। क्या उस समय से मुकदमे छोटे हुए हैं? मुकदमे बढ़े हैं। हम सब लोग टेलीविजन पर बहस भी कर रहे हैं, अखबारों में भी लिख रहा हूं, अपने साथियों से देश के अंदर देश के बाहर भी बात कर रहा हूं, लेकिन मुकदमों की संख्या, आरोप लगाने वाले, फिर पुलिस के द्वारा अलग अलग प्रकार से बनाए गए मुकदमे सब बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक आरोप था किसी स्त्री के यौन शोषण का, उसके बाद अब हवाला के आरोप हो रहे हैं, तो शराब के आरोप हो रहे हैं, सूदखोरी के आरोप हो रहे हैं, गलत लोगों से संगति के आरोप हो रहे हैं, और यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि यह छिटपुट घटना नहीं थी। ये दोनों और ये पूरा परिवार तो अब अपराधी है ही हैं, जिसको कि अभ्यस्त अपराधी कहते हैं कानून में, और उसके लिए सजा और न्यायालय के विचार करने के तरीके अलग होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनौती को गहराई से समझेंगे तभी उस पर चोट करेंगे, और जब चोट करेंगे तभी इसमें आप विजय होंगे। लेकिन इसमें कई बार क्या है कि जैसा हम लोगों ने एक कविता में पढ़ा होगा अखिलेश जी, कि कभी दुनिया जो है ना कमजोर आदमी के शांति का प्रवचन नहीं सुनती है। हम अगर इस समय शांति का प्रवचन करते रहेंगे, बापूजी में हमारी आस्था है, उससे आपका काम अब नहीं चलने वाला है। कई बार समय बलिदान की मांग करती है, संघर्ष की मांग करती है, कई बार समय सामने वाले को चुनौती देने की मांग करती है, और कई बार समय यह भी मांग करती है कि कानून की, समाज की और सारी सीमाओं को लांघते हुए जो कुछ हम चाहते हैं उसके करने के लिए वहां तक पहुंचे और उसको पूरा करें। तो इसी के लिए इसमें हर लड़ाई में 5 मूल बिंदु हम लोग आंदोलनों में मानते हैं। पहले मैं बोलूंगा, फिर उस पर बात करूंगा। पहला होता है वह सोच, कि हमारी सोच क्या है इस लड़ाई को लेके। उसके साथ आता है संकल्प, अगर हमारा सोच है तो हमको संकल्प करना है। फिर संकल्प के साथ साथ फिर होता है कि हम ऐसे सुयोग्य लोगों को उस संकल्प के साथ जोड़े। सोच, संकल्प, सुयोग्य लोगों का संग्रह, और फिर चौथे स्थान पर आता है उसके बाद सुनियोजित रणनीति। आप योजना बनाते हैं उस लड़ाई को जीतने के लिए, और तब 5वीं स्थिति होती है कि इन चारों के बाद जो कुछ हमने सुनियोजन किया है उसको साकार रूप में सक्रिय होकर प्राप्त करना। ये 5 बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले मैं तो अगली बार तभी आऊंगा जब आप सबसे कुछ वचन लूंगा, क्योंकि देश में मुझे बहुत प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं, और अचानक मेरे लिए किसी कार्यक्रम में आना कठिन होता है, और चक्रपाणी जी का आदेश नहीं होता तो मैं गाजियाबाद में एक कार्यक्रम था, और यहां से भी मुझे जाना ही है कहीं, पहले से समय तय करना पड़ता है। लेकिन इसके महत्व को समझते हुए, आप सबकी उपस्थिति को समझते हुए, और देश और दुनिया में जो भारत की संस्कृति है उसको, जो उसकी जो छवि कलंकित हो रही है वो कैसे बचे, इन सब का ध्यान रखते हुए, और साथ ही आसाराम बापू के लोगों को जो मैं समाज में कुछ काम करते हुए देखता हूं, उन सब की पीड़ा और भावना का ध्यान रखते हुए मैं उपस्थित हुआ हूं। लेकिन इसीलिए उपस्थित हुआ हूं कि ताकि आगे सोच समझकर सही संघर्ष करते हुए और इस चुनौती पर विजय पाई जा सके। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे वचन लेना चाहूंगा, मंच से और नीचे से। क्या इस जंतर मंतर से हम सब लोग आज यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं कि जब तक बापू और नारायण साईं आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक हम तन मन धन से संघर्ष करते रहेंगे? अगर हैं तो बोलिए। तो पहले मैं एक नारा लगाऊंगा, फिर बाकी बात कहूंगा क्या करना है। मैं बोलूंगा ऊपर से भी, करो या मरो। आप लोग भी बोलेंगे, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। अब मैं योजना बता रहा हूं जो मैंने समझा है, जो मैं इनसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा प्रस्ताव है, अखिलेश जी,
नीलम जी कहाँ, बाकी चक्रपाणी जी, कि सबसे पहले एक मंच की स्थापना हो, चाहे उसका नाम आसाराम न्याय मंच हो, चाहे बापू न्याय मंच हो या आश्रम न्याय मंच हो, सबसे पहले एक केंद्रीकृत मंच की स्थापना करिए और उसका एक बहुत ही समझबूझ वाला उसका संयोजक और प्रभारी हो, और देश भर में जितने भी कार्यक्रम हो वो उन सब का नियोजन वहां से होना चाहिए। पहले तो मेरा एक प्रस्ताव तो यह है। दूसरा, मेरे से जिन लोगों ने भी संपर्क किया था, मैंने कहा था कि मीडिया आपको छापे या ना छापे, आप लोग जरूर जाइए, अपना प्रेस रिलीज भेजिए, उनके पास जाइए, वो फाड़ के फेंक दें। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि इस समय ये जंतर मंतर के धरने का बहुत ज्यादा महत्व मैं नहीं मानता हूं। आपको निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये कानून की लड़ाई है और इस समय गुजरात और राजस्थान में ये लड़ाई है। इसमें न तो केंद्र सरकार इस समय कुछ करने वाली है, न दिल्ली की सरकार करने वाली है। जो कुछ भी होगा वो गुजरात और राजस्थान में होगा। वो उससे कोई मतलब नहीं भैया, मुझे मालूम है चुनाव आचार संहिता के लिए मुझे कोई इसका भय नहीं है। यहाँ हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैं इलेक्शन कमीशन को भी जानता हूं, मुझे मालूम है मुझे क्या बोलना चाहिए। आप चिंता मत करिए, ये सब जीवन भर करते रहते हैं। और आचार संहिता को भी जान लो भैया, आचार संहिता कोई कानून की चीज नहीं है। नेता आचार संहिता तोड़ते हैं, चुनाव के समय उन पर मुकदमे होते हैं, चुनाव के बाद खत्म हो जाता है, उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ये इस सब पर हम लोग बोलते रहते हैं, चुनाव आयोग की सीमाएं हैं और मेरे पर कार्रवाई होगी, उसकी चिंता आप मत करिए। तो ये आगे जो मैं कह रहा हूं कि देखिए ऐसा है कि आपको अस्थायी रूप से उन सरकारों पर भी, उन पुलिस पर भी आपको अगर दबाव बढ़ाना है तो नियमित रूप से आपको जोधपुर, जयपुर, सूरत और गांधीनगर में ऐसे धरना प्रदर्शन करना होगा और उसकी योजना यहां से बनानी होगी और लगातार देश भर से वहां जत्थे जाते रहें। यह दूसरा मेरा प्रस्ताव है। उसमें आवश्यकता होगी, बीच बीच में मैं भी आऊंगा, गुजरात सरकार के मंत्री भी मेरे मित्र हैं, कई पुलिस अफसर भी हैं, मेरी भी बातचीत होती रहती है, क्योंकि इस समय पूरी ताकत लगी है कि जितना ज्यादा संभव है मुकदमे और आरोप लगाओ ताकि इनकी जमानत ही नहीं हो सके, बाहर ही नहीं हो सके। और मैं ये फिर हमारे मित्र घनश्याम जी घबराएंगे, और इस समय न्यायालय भी कैसे फैसला कर रही है, बिना किसी के आरोप सिद्ध हुए 3 लाख का जो है इनका ये भी दे देती है उनको कि भैया क्षतिपूर्ति दे दो। तो जरा इसका भी ध्यान रखिए कि यह भी एक संकेत है। लेकिन जनता की ताकत के सामने बहुत को झुकना पड़ता है। और गुजरात के मुख्यमंत्री भी हमारे मित्र हैं, कई बार मैं कहता हूं कि उनको भी वोट लेना है अंततः। अगर आसाराम जी के समर्थक करोड़ों में हैं, अगर जरा वो ताकत दिखा दें कि भैया हम कांग्रेस को तो मजबूरी है लेकिन तुमको भी दिखा सकते हैं, तो उसका भी असर पड़ेगा। लेकिन बिना दिखाए नहीं पड़ने वाला है। आपको अपनी शक्ति तो दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन एक शक्ति हिंसा की नहीं होगी, ये गोली बंदूक की नहीं होगी, ये शक्ति आत्म बलिदान देने वालों की होगी कि हम उनके लिए आसाराम बापू और नारायण साईं पर लगे हुए आरोपों को खत्म कराने के लिए अपनी बलि चढ़ाने को तैयार है। पुलिस अगर हमको उठा के जेल ले जाती है तो हम जेल में जाएंगे, उठ के बाहर आएंगे, फिर बैठ के वहीं प्रदर्शन करेंगे, फिर ले जाएंगे, फिर बाहर आएंगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे यह संभव नहीं है। और मेरा एक तीसरा प्रस्ताव है जो मैं बात कर रहा था, और आप सबको भी कह रहा हूं कि नारायण साईं जी जहां कहीं भी हैं उनको जनता के सामने आना चाहिए। 5-10 हजार 15 हजार लोगों के साथ राकेश अस्थाना के दफ्तर में चलो, जो वहां का पुलिस आयुक्त है। मैंने टेलीविजन पर पूछा कि अगर शराब पकड़ा गया है तो गुजरात में शराब पर बैन है, ये पुलिस का फेलियर है, वहां की सरकार का फेलियर है, या आसाराम बापू का फेलियर है? ये आवाज वहां की पुलिस से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? ये वहां के पुलिस कमिश्नर को जवाब देना चाहिए कि अगर गुजरात में शराब के लिए अगर लाइसेंस लेके पीना पड़ता है तो एक व्यक्ति के घर में शराब की बोतलें आई कहां से हैं? लेकिन ये भी आरोप आसाराम जी पर लगाए जा रहे हैं। भैया अब उनके शिष्य अगर कहीं जाके किसी की हत्या कर दें तो उसके लिए क्या वही जिम्मेवार हो जाएंगे? तो चारों तरफ एक मायावी वातावरण बनाया गया है। इस मायावी वातावरण को तोड़ने के लिए, सरकार और कानून की ताकत को तोड़ने के लिए यह लड़ाई आपको लड़नी है। जो कानून के मुद्दे हैं उनसे हम लोग कानून के स्तर पर बात करेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं भी साथ देने के लिए तैयार हूं, और मैं इससे मैं डरता नहीं हूं।
इस समय भारत की मीडिया में यद्यपि मैं अकेले हूं, लेकिन मुझे इससे कोई भय नहीं रहता है। इसी जंतर मंतर पर कई मामले में मैं अकेले खड़ा रहा हूं। यहां पूरी पुलिस उतारी गई है, 10-10 हजार। जब मैं अकेले बोला तो वहां 100, 200, 500 हजार लोग इकट्ठे होते रहे हैं। इससे मैं भय नहीं करता हूं, लेकिन भावना से आपकी लड़ाई नहीं होगी। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, बड़ा कठोर यह भाव है। आसाराम जी के एक से एक शिष्यों के बारे में मैं सुनता था कि भाई करोड़पति, अरबपति, उनकी पैरवी से बिल्डर बन गए। मैं तो किसी को देख ही नहीं रहा हूं। 2.5 महीने में किसी एक व्यक्ति ने मेरे से संपर्क नहीं किया है। पूरे 2.5 महीने में किसी एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क नहीं किया है। जो ऋषि प्रसाद के संपादक हैं, उनका 2-3 बार फोन आया, एक बार नीलम जी का आ गया है। मैं कभी आसाराम जी से मिला नहीं हूं। उनके किसी भी भक्त से मेरा व्यक्तिगत परिचय जीवन में नहीं रहा है। मेरा संपर्क केवल इतना ही है कि यहाँ जो आश्रम है, कभी कभी मैं गाड़ी से जाता हूं, वहां के कुछ शरबत, गुलाब का जल चुपचाप पैसा देता हूं और खरीद के लाता हूं। लेकिन कुछ लोगों को देश में जो मैं काम करते हुए देखता हूं, तो मैं मानता हूं कि आसाराम चाहे जैसे भी हो, मैं उनको सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूं, आप सब लोग उनके गवाह हैं कि वो क्या हैं। लेकिन उनकी प्रेरणा से जो लाखों लोग इस देश में ईमानदार बने हैं, जो लाखों लोग नैतिक बने हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके भी आत्मविश्वास और आत्मबल को बनाए रखना इस भारत के लिए आवश्यक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज यहां से संकल्प लेके हम सब लोग जाएं और कार्यक्रम की तैयारी करिए। और यहां से जोधपुर, जयपुर, सूरत और गांधीनगर 4 स्थानों पर कूच करिए। और बिल्कुल देश भर में जो भक्त हैं, वो लगातार लोग आते और जाते रहें। जब तक ये मुकदमा खत्म नहीं हो जाए, वो जमानत पर छूट के नहीं आए, तब तक इसको रोकना नहीं है। अगर इसके लिए आप तैयार हैं तो विजय होने में हमारी कोई भी बाधा नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है तो आपका नहीं होने वाला है। बाकी मुझे आज इतनी ही बात करनी थी। कभी आगे आऊंगा विशेष रूप से, क्योंकि जानते ही हैं कि बिल्कुल एक जल्लाद की तरह मेरे पीछे खड़े हैं। जबकि मुझे लाइव से कोई समस्या, मेरे लिए लाइव समस्या है, क्योंकि इस समय से मेरे पास देश भर से फोन आने लगेंगे। प्रेस क्लब के हमारे मित्र लोग पूछेंगे कि क्या हो रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो मैं कह भी रहा था चक्रपाणी जी से कि लाइव रुक ही जाए तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, ताकि मैं लड़ाई लड़ सकूंगा। लेकिन यहां से आत्मविश्वास के साथ जाइए। जो झूठ का जो बादल है, वो सो ज्यादा देर तक जो है सच्चाई के सूरज को नहीं ढक सकता है। उसका उदय तो होना ही होना है, लेकिन कई बार जरा उसमें निशाना लगाना पड़ता है। वो ऐसे नहीं होता है कि अपने आप हो जाएगा। इसलिए निशाना लगाने की जिम्मेवारी आप लोग है। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी बात को ध्यान से सुना, इस सब के लिए मैं आभारी हूँ। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो उसको स्वीकार करके काम करिए, जो बुरी लगी हो उसको निकाल दीजिए। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार है परम श्रद्धेय माननीय श्रीमान अवधेश कुमार जी का। आज हम साधकों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि आप द्रोणाचार्य बन के उतरे हैं, क्योंकि अर्जुन को लक्ष्य पर निशाना साधना तो द्रोणाचार्य ही सिखाते थे। तो आज आप हमारी सेना के सेनापति हैं। बहुत बल, अपार बल दिया है। बल ही नहीं दिया, एक दिशा दी है। हम एक दिशा की खोज में हमें क्या करना चाहिए। हर साधक ये चाहता है, मैं कुछ करने को तैयार हूं, तन से, मन से, धन से। हर साधक तैयार है कुछ करने के लिए, एक दिशा की तलाश कर रहा है। आपने हमें एक दिशा दी है। बहुत बहुत आभार मैं इस मंच से प्रकट करता हूं।